चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2015 2012, इससे पहले इससे मैंने गेट 2011 2012 का क्वेश्चन कराए थे, वो आप देख लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो गेट 2015 क्वेश्चन है। गेट 2015, फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंथैल्पी। देखो लिखा है कि फॉर एन आइडियल गैस है विद कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट है, और फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी का हमको कैलकुलेशन करना है, मतलब मुझे स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसने क्या कहा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी की मुझे कैलकुलेशन करने के लिए इट इज़ पहला जो ऑप्शन है, इट इज़ सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर, कि अगर मुझे केवल टेम्परेचर ही पता चल जाए तो मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, बताइए। आइडियल गैस है, देखो लिख लो, आइडियल गैस है पहली बात, और आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी क्या होता है, CP/dT। अगर चेंज इन एंथैल्पी की बात करें CP/dT, मतलब एंथैल्पी क्या होता है, CPT। आइडियल गैस के केस में ये होता है। तो कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है, और ये कह रहा है कि अगर मुझे केवल और केवल टेम्परेचर पता हो तो मैं एंथैल्पी निकाल सकता हूँ। पहले ऑप्शन से ही पता चल गया कि हाँ, कि इट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रिक्वायर होने चाहिए। भाई टेम्परेचर केवल रिक्वायर होने चाहिए, प्रेशर हो ना हो, अगर होगा कोई बात नहीं, हमको प्रेशर नहीं भी होगा तब भी हम निकाल लेंगे, केवल टेम्परेचर पता होना चाहिए। तीसरे में कह रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का कहाँ, मुझे तो केवल टेम्परेचर ही पता हो तो मैं निकाल लूँगा एंथैल्पी। और कह रहा है टेम्परेचर और मास, बोथ टेम्परेचर एंड मास आर रिक्वायर। भाई टेम्परेचर मास भी रिक्वायर नहीं है, बिना मास और बिना मास के मैं एंथैल्पी निकाल लूँगा। एंथैल्पी DA = CP/dT, समझे, किलो जूल पर केजी तो आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है कि ओनली इट इज सफिशिएंट है टू नो द ओनली द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। गेट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इन ए वेसल। ठीक है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर इन ए वेसल, मैं एक वेसल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम वेसल का 2 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है इस वेसल का 280 केल्विन। इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ए यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड बाय द वेसल शोज ए रीडिंग ऑफ 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इस वेसल से ना एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट है, ये ऐसे गया, देखो यूट्यूब मैनोमीटर कैसा होता है, ये यहाँ से गया, फिर ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे गया, ऐसे। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर और मरकरी। ठीक है, ये यहाँ तक, मान लो यहाँ तक है। ठीक है, इतने में क्या है, ये मरकरी है। ओके, ये है मरकरी। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो कह रहा है ना, सोच है रीडिंग ऑफ 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये एक मतलब कि जो वेसल है ये 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बताता है प्रेशर। तो कितना बताता है, देखो ये यहाँ पर आया, ये कितना हाइट है ऊपर तक, ये तो ये क्या बताता है 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी।
कॉलम 70 सेंटीमीटर मरकरी, मतलब कि इसकी हाइट 70 सेंटीमीटर है मरकरी कॉलम में, मरकरी के मैनोमीटर में, ठीक है, जिसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है मरकरी है, 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। लेवल हायर इन द एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में ओपन है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमको दे रखा है 8314 जूल पर किलोमोल पर केल्विन, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दे रखा है 1.01325 बार, ठीक है। और जी हमको दे रखा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको जी दे रखा है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन इन द वेसल, तो ये जो ये नाइट्रोजन का वेसल है ना, इसमें हमको मास निकालना है, कितना मास होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन द वेसल। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एज आइडियल गैस लें तो क्या होगा, PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस। ये इक्वेशन होती है आइडियल गैस की। प्रेशर मैं फाइंड कर लूँगा इस वेसल के अंदर, ठीक है, और वॉल्यूम इस वेसल का पता है, टेम्परेचर इस वेसल का पता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट R क्या होगा, R/M। R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, कितना होगा, N का 14 होता है, N2 का 28, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, R ये आया 296.93 जूल पर केजी पर केल्विन। केजी पर केल्विन में किलो मोल था, यहाँ पर केजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केजी पर केल्विन, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में जूल पर किलो मोल पर केल्विन था ना, जब हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो जूल पर केजी पर केल्विन आता है, ठीक है। आर आ गया। अब देखो मुझे प्रेशर फाइंड करना है। अब देखो मैंने क्या बताया, आइडियल गैस हमेशा आइडियल गैस के इक्वेशन की में प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर रहता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है, पर जो मैनोमीटर होता है वो हमको गेज प्रेशर बताता है। जब भी मैनोमीटर से आप कुछ भी फाइंड करोगे ना, कहीं भी मैनोमीटर लगाओगे है तो वो हमको गेज प्रेशर बताता है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताता, समझ गए। तो ये गेज जो ये अभी हमें जो यहाँ प्रेशर फाइंड करेंगे वो हमको गेज प्रेशर पता चलेगा। तो गेज प्रेशर कितना होगा इसका, देखो कितना होगा, यहाँ से इतना रेज करा, इतना रेज करा, ठीक है। तो कितना गेज प्रेशर होगा, ये होगा 70 सेंटीमीटर ρgh। क्या होता है, ρgh, रो क्या है, मरकरी, तो रो मरकरी 13600, जी कितना है 9.81, h कितना है 0.7 मीटर, ठीक है। तो कितना आएगा, तो गेज प्रेशर आया 93,391.2, ठीक है, इतने पास्कल। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा P गेज प्लस P एटमॉस्फेयर, यही तो होता है। गेज हमको दे रखा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ये है, पर ये बार में है, इसको पास्कल में करोगे तो एक बार कितने के बराबर होते हैं, 100 किलो पास्कल, मतलब 10⁵ पास्कल। तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 101,325, इसमें ऐड कर दो कितना आएगा, 93,391.2, एटमॉस्फेयर कितना है 101,325, तो ये आया 194,716.2 पास्कल, ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे,
पी वी इक्वल्स टू आर टी में, तो 194716.2, वॉल्यूम कितना है 2, मास निकालना है, आर कितना निकाला हमने 296.93, और टेम्परेचर कितना है केल्विन में 288 केल्विन। तो मास कितना आएगा यहाँ से, मास आया 4.55 kg, 4.55 kg मास होगा वेसल के, वेसल में नाइट्रोजन का मास इस वेसल में कितना है 4.55 kg। ठीक है, समझ गए। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, ठीक है, वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर है, एक बना लेते हैं भाई रिजिड कंटेनर हम, ये लो हमारा रिजिड कंटेनर बन गया, इंसुलेटेड है, ठीक है, लो हमने इंसुलेशन भी करा इसमें, सारी चीज़ें ना एक क्या करें, जो जैसे जैसे आप क्वेश्चन में दे रहे पूरा हाथों हाथ करते जाओ कि आपको चीज़ें लिखते जाओ, बनाते जाओ, क्वेश्चन अंदाजा अपना आप लगते होता जाएगा। वेल इंसुलेटेड, ठीक है, रिजिड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, कंटेन्स 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस, कौन सी गैस है आइडियल गैस है, ठीक है, चलो आइडियल गैस कितनी है 1 kg है, और Cp दे रखा है, कितना दे रखा है आइडियल गैस का 1000 जूल पर केजी केल्विन, और Cv भी दे रखा है कितना है 800 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। एट प्रेशर कितने प्रेशर पर है 10⁵ पास्कल, ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है, जो आइडियल गैस है 10⁵ पास्कल दे रखा है। ए स्टीयरर इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट आरपीएम, कांस्टेंट आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि और इन द कंटेनर फॉर 1000 रोटेशंस, समझो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि चलो मैं ये आइडियल गैस यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये बना लेता हूँ, और ये मेरा स्टीयरर हो गया, स्टीयरर व्हील, पैडल व्हील कह रहा है, समझो इस बात को कि एक स्टीयरर रोटेट कर रहा है, मैंने यहाँ से ये रोटेशन इसको दिया, रोटेट कर रहा है, यहाँ से मैं आउटपुट दे रहा हूँ, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है एट ए कांस्टेंट आरपीएम, मतलब कांस्टेंट आरपीएम मतलब कि 1 मिनट में मान लो 100 रोटेशन करता है, 1 मिनट में 100 रोटेशन करता है, 1 मिनट में 100 रोटेशन कांस्टेंट आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 रोटेशन करता है, अगले मिनट में भी 100 रोटेशन, मतलब हर मिनट वो 100 रोटेशन करेगा। इन द कंटेनर, ये कंटेनर जो है फॉर 1000 रोटेशन, मतलब कि इसने 1000 रोटेशन किए, जो स्टीयरर है इसने 1000 रोटेशन किए, और वो भी कांस्टेंट आरपीएम पे, मतलब कि 1000 रोटेशन तो किए पर हर मिनट 100 रोटेशन करे उसने, ठीक है, हर मिनट 100 रोटेशन करे, पर उसने किए कितने टोटल रोटेशन 1000 रोटेशन, मतलब कि उसने 1000 रोटेशन करे, इस स्टीयरर ने 1000 रोटेशन करे। एंड द अप्लाइड टॉर्क इज 100 न्यूटन मीटर, मतलब कि जो टॉर्क अपने यहाँ पर शाफ्ट में अप्लाई किया वो 100 न्यूटन मीटर का था, ठीक है, टॉर्क हमने अप्लाई किया शाफ्ट को वो 100 न्यूटन मीटर का था। तो हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, कितना टेम्परेचर होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा गैस का कितना होगा, ठीक है, अभी इनिशियल कितना टेम्परेचर नहीं दे रखा, निकाल लेंगे, फाइनल टेम्परेचर उसने पूछा है, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर निकाले पहले, इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, इनिशियल देखो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में क्या इक्वेशन लगती है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, PV = mRT, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम है 1, मास दे रखा है 1, आर क्या है गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू क्या होती है
फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, फॉर एन ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, Cp कितना है 1000, केवल आइडियल गैस के केस में ही Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस हो तभी लगता है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 200 जूल पर केजी केल्विन। तो R उठा के यहाँ रख देंगे, टेम्परेचर हमारा निकल आएगा। कितना टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर हमारा आ रहा है 500 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ हमारा 500 केल्विन। फिर उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर तो ये हो गया, तो हमने अब क्या करा, इस शाफ्ट को जो ये है इसको हमने रोटेट करा। तो ये रोटेट करा, कितना टॉर्क दिया 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया भाई। कितना टॉर्क दिया 100 न्यूटन मीटर का। तो कितना वर्क किया फिर मैंने, देखो मैंने अब बना लिया अपना इसको सिस्टम। मेरा जो ये क्या है रिजिड कंटेनर है, इस रिजिड कंटेनर को मैंने बनाया सिस्टम। सिस्टम के बाहर सब कुछ सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को क्या सेपरेट कर रही है, बाउंड्री। और वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर आर द बाउंड्री फिनोमिना। वर्क ट्रांसफर होगा थ्रू द बाउंड्री, हीट ट्रांसफर होगी थ्रू द बाउंड्री। अगर बाउंड्री को वर्क ट्रांसफर नहीं कर रहा तो कोई वर्क नहीं है। वर्क ट्रांसफर होने के लिए बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, बाउंड्री ही वर्क करेगी। तो यहाँ पर बाउंड्री से शाफ्ट क्रॉस कर रही है, शाफ्ट वर्क कर रहा है, तो मतलब मेरा वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब बाउंड्री वर्क ट्रांसफ़र कर रही है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम को वर्क दे रहा हूँ, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ। सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन। अगर सिस्टम द्वारा वर्क किया जाए तो पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क किया जाए तो नेगेटिव। तो सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं हम तो भाई, तो कितना वर्क कर रहे हैं, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क हमने टॉर्क दिया, ठीक है, और टॉर्क देते हैं और फिर उसको डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ता है। देखो जैसे कि वर्क लगाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने पर वो कितना डिस्टेंस आ गया, फोर्स लगाने पर कितना डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही टॉर्क लगाने पर कितना डिस्टेंस मूव किया, टॉर्क लगाने पर कितना रोटेट किया, टॉर्क लगाने पर कितना रोटेट किया। तो एक बार में 2 पाई रोटेशन होगा, एक बार में 2 पाई रोटेशन। एक रोटेशन मतलब 2 पाई, एक रोटेशन मतलब 2 पाई, 2 पाई रेडियन। एक रोटेशन मतलब 2 पाई। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, वर्क मतलब फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस मूव किया, फोर्स लगाने पर कितना डिस्टेंस मूव हुआ। ऐसे ही वर्क मतलब टॉर्क लगाने पर कितना रोटेशन हुआ। तो एक रोटेशन एक रोटेशन मतलब 2 पाई तो होता है। ऐसे एक पॉइंट से लेके यहाँ तक आएगा तो 2 पाई रोटेशन होगा नहीं। तो हमने कितने रोटेशन किए, 1000। तो 1000 रोटेशन किए, तो वर्क क्या हुआ, कितना टॉर्क लगाया, 100 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर। और कितना रोटेशन हुआ, 1000 रोटेशन। 1000 रोटेशन मतलब 1000 रोटेशन करे तो वो रोटेशन 2 पाई रेडियन, 2 पाई होता है ना, 2 पाई समझे। 1000 रोटेशन किए तो 1000 रोटेशन 2 पाई किए ना, समझे। तो यहां से वर्क कितना करा, फिर हमने यहां से वर्क आया 1000 100 2 पाई, ठीक है। कितना आया, 6283183 जूल, ठीक है। ये वर्क आ गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है,
हमको निकालना क्या, फाइनल टेम्परेचर ना, तो डेल क्यू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब देखो इंसुलेटेड मैंने बाउंड्री बनाई है, तो इस बाउंड्री को कोई हीट क्रॉस कर रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है इस बाउंड्री के थ्रू। भाई इंसुलेशन है चारों तरफ, कहाँ क्रॉस होगा, तो ये हो गया 0। तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और हाँ ये वर्क आएगा निगेटिव, क्योंकि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो निगेटिव आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 628318.53, ठीक है, ये क्या आया जूल। अब ये क्या होगा, सी वी डी टी, एम सी वी डी टी होगा नहीं होगा, एम सी वी डी टी, तो ये इसके बराबर होगा 628318.53, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो m कितना है 1 kg, CV कितना है 800, टेम्परेचर फाइनल निकालना है, T1 कितना है 500, ये कितना है 628318.53, तो कितना आएगा, तो T2 कितना आएगा, T2 आएगा 1285.4 केल्विन। कितना आएगा 1285.4 केल्विन, ठीक है। समझ गए ना, वर्क, ये वर्क निकालना समझ गए ना समझो तो बता देना कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाया जाएगा, समझ गए, अच्छे से समझा जाएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा, बहुत तरीके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2015 का ही है। कह रहा है कि वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम, वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम है, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेज from 10 meter per second to 20 meter per second, elevation increases by 20 meter, temperature increases by 1 Kelvin, the mass of the system is 10 kg, CV if there is no change in other component of energy of the system, the magnitude of total work done on the system। समझ गए, देखो कह रहा है कि वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, ये एडियाबैटिक कोई सिस्टम है भाई, ये हमने बना लिया। एडियाबैटिक का मतलब जान ही रहोगे, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इंसुलेटेड बना लो इसको, ठीक है। इस सिस्टम पे वर्क किया गया, वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब वर्क किया जाता है तो वो नेगेटिव हम लेते हैं, सिस्टम पर वर्क किया जब किया था। वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, मतलब कि वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड रही, बाद में 20 हो गई, ठीक है। और एलिवेशन इंक्रीजेज, एलिवेशन मतलब डेल्टा जेड मान लो कितना 20 मीटर इंक्रीज है, और टेम्परेचर इंक्रीजेज मान लो डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी कितना 1 केल्विन है। मास ऑफ द सिस्टम कितना है 10 kg है सिस्टम का मास। CV कितना है 100 जूल पर kg केल्विन है। जी हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया है। इफ देर इज नो चेंज इन अदर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जो हमने वर्क किया वो क्या है। मैंने इसको अब ये सिस्टम बनाया, ये है मेरा सिस्टम, कहा है ना उसने वर्क इज डन ऑन एडियाबैटिक सिस्टम, मतलब कि ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम को इस सिस्टम के चारों तरफ क्या है सराउंडिंग, और इस सिस्टम और सराउंडिंग को क्या सेपरेट कर रही है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इज वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर आर द बाउंड्री फिनोमेनन। वर्क ट्रांसफर किसके थ्रू होगा बाउंड्री के, ठीक है। तो बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हुआ, मतलब वर्क डन किया गया। हीट ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री होगा नहीं होगा, क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं, मतलब कि Q क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, मतलब क्लोज सिस्टम की बात छोड़ो,
क्लोज सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह लगता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कोई भी सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, यही लगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट एंड वर्क आर जीरो। मतलब कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात जब करें तो यही तो है, मतलब क्या है? फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू फॉर ए साइकिल। ये है, यहाँ ही से निकल के ये आया है, तो ये एक प्रोसेस के लिए है। प्रोसेस के लिए क्या है कि फॉर एनी प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, फॉर एनी सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये लग जाएगा, ठीक है। तो डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब डेल क्यू तो जीरो है भाई, ये जीरो हो गया, लो डी ई माइनस डेल डब्ल्यू, देखो माइनस डी क्या है? चेंज इन एनर्जी। एनर्जी किसका चेंज? सिस्टम का एनर्जी चेंज। सिस्टम में जो एनर्जी चेंज हो रहा है, तो कौन कौन सी एनर्जी है सिस्टम में? सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो भाई हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है हमारी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सब तीनों एनर्जी होती हैं खास, जो बराबर होगी वर्क डन के, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रो पोटेंशियल एनर्जी mgh, mg डेल्टा जेड, ये तो हुआ mg डेल्टा जेड, z2 माइनस z1, mg डेल्टा जेड, mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो mg डेल्टा जेड। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? mcv dt, तो mcv डेल्टा t। चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या आ गया? वर्क डन। निकाल लो, सबको पता है, देखो V1 V2 V1 पता है, मास पता है, मास कितना है? कितना है? 10। V2 कितना है? 20 का स्क्वायर। V1 कितना है? 10 का स्क्वायर। मास कितना है? 10। G की वैल्यू हमको दे रखी है 10 लेने को। डेल्टा जेड हमको कितना दे रखा है? 20। मास कितना है? 10। CV कितना दे रखा है? 100। डेल्टा T कितना दे रखा है? 1 केल्विन। और यहाँ से आएगा W, कितना आएगा देखो? कितना आया? वर्क डन माइनस 4500 जूल। तो हमको किलो जूल में निकालना है, तो माइनस 4.5 किलो जूल। अब देखो उसने खुद कह दिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? 4.5 किलो जूल, क्योंकि उसने खुद कहा है कि सिस्टम पर कितना वर्क किया गया है, तो माइनस का चिन्ह हटा के हम 4.5 किलो जूल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गेट 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि स्टीम एंटर्स ए टरबाइन एट 30 बार, ठीक है। 30 बार पे एंटर कर रहा है स्टीम टरबाइन पे, ठीक है। टरबाइन कैसा हो? इस टाइप का, ऐसा देखो इस टाइप का टरबाइन, ये रहा हमारा टरबाइन। यहाँ से स्टीम एंटर करा, यहाँ एग्जिट करा, एट 30 बार इसने एंटर किया, ठीक है। टेम्परेचर 30 बार, कितनी प्रेशर, टेम्परेचर कितना? 300 डिग्री, मतलब 573 केल्विन। इंटरनल एनर्जी दे रखी है 2750 किलो जूल पर केजी, और एंथैल्पी दे रखी है 2993 किलो जूल पर केजी।
यार ये हाँ यहाँ पर ना ये केल्विन नहीं है, खजूर भाई इसमें कहाँ से एंट्रोपी बना रहा है इसको। और एग्जिट द टरबाइन एज ए सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, एट कितने 15 किलो पास्कल, ठीक है। कितना इंटरनल एनर्जी 225, एंथैल्पी कितना 226 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। हीट लॉस टू द सराउंडिंग, भाई हीट लॉस हो रहा है सराउंडिंग में, कितना हो रहा है 50 किलो जूल पर केजी हो रहा है, ठीक है। सराउंडिंग में हीट लॉस कितना है 50 किलो जूल पर केजी। थ्रू द नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो नेग्लेक्ट करने को कह रहा है। वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन किलो जूल पर केजी, वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है टरबाइन, तो इस टरबाइन हमें वर्क आउटपुट तो देता है, तो वर्क आउटपुट हमको कितना मिलेगा, तो हमको क्या लगाना है, फॉर एन ओपन सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सब एक ही है कि कुछ भी कह लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फॉर एन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। एनर्जी इन और एनर्जी आउट, ठीक है। तो हमको निकालना वर्क आउटपुट निकालना। अब देखो H1 और V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q, ये तो हो गया एनर्जी इन, जो हमने एनर्जी इन दी। एक हो गया एनर्जी H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क आउटपुट, ठीक है। अब इसने कहा है कि चेंज काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, मतलब कि V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट करना है, तो हमने ये नेग्लेक्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी चेंज। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी नेग्लेक्ट हो गया, तो वर्क आउटपुट क्या निकलेगा, H1 माइनस H2, ठीक है, H1 माइनस H2 प्लस Q, यहाँ पर Q आ गया, और ये सब पर यूनिट मास हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट मास। तो हमको निकालना भी जो टरबाइन आउटपुट है वो भी पर यूनिट मास ही तो निकालना है। तो H1 देखो, H1 हमको कितना दे रखा है 2993, H2 हमको कितना दे रखा है 226, ठीक है, प्लस Q क्या है, हीट क्या, अब यहाँ तो हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस होने का मतलब क्या है, हीट अगर हम देखो साइन कन्वेंशन को क्या यूज करेंगे, अगर सिस्टम को हीट दी जाती है, हमारा सिस्टम क्या है टरबाइन को अगर हीट दी जाएगी तो वो हम एज ए पॉजिटिव काउंट करते हैं, और सिस्टम द्वारा अगर हीट लॉस होती है तो वो नेगेटिव काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब जो 50 किलो जूल पर केजी हीट लॉस हो रहा है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो 2, अब ये कितना आ गया, वर्क आउटपुट हमारा कितना आ गया 2993 माइनस 226 माइनस 50, तो 2717 किलो जूल पर केजी हमको क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तेरा कुछ समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बढ़िया कमेंट करो दबा के, सब कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2015 का, ठीक है। तो गेट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस का मिक्सचर है, कौन कौन सी आइडियल गैस है, नाइट्रोजन हो गई, मतलब एक मिक्सचर बनाया है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण किया गया उनका, ठीक है, मतलब 3 डिफरेंट आइडियल गैस हैं, उनको मिक्स किया गया। कंपोजिशन इस हिसाब से बाय मास, ठीक है, मतलब कि टोटल मास का 60% नाइट्रोजन, टोटल मास का 30% ऑक्सीजन, टोटल मास का 10% CO2 को लिया गया और उनका मिश्रण बनाया गया मतलब मिक्स किया गया, डाल दिया।
ठीक है। इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे रखा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता है आर बार, ये तो यूनिवर्सल है भाई, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, ये तो यूनिवर्सल है। इफ द, तो हमसे पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर, तो जो मिक्सचर बनाया गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सबको पता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कौन क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या होता है, जो उस गैस का कांस्टेंट होता है, जो वो गैस, उसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कैसे, जैसे मैं नाइट्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मुझे निकालना है, क्या है R इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो R बार मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, नाइट्रोजन का, तो ये कितना होगा 8.314। अब N2 का नाइट्रोजन, N2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा 28, N का 14 होता है, N2 का 14 28। ठीक है, तो कितना आएगा ये 8.314 डिवाइड बाई 28, तो ये कितना है इसका गैस कांस्टेंट, इसका गैस कांस्टेंट है 0.297 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आया गैस कांस्टेंट किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, ऐसे ही किसका, ऑक्सीजन का भी गैस कांस्टेंट होगा, तो ऑक्सीजन का गैस कांस्टेंट क्या होगा RO2 8.314, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, O का क्या होगा 16, O2 का 32, तो 32, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 0.260 कर लो, हाँ 0.260 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब ऐसे ही CO2 का भी होगा, तो 8.314, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 32, 12 और 32 44, तो कितना होगा 0.189, ये हो गया O2 का। ये तो गैस कांस्टेंट हो गए अलग अलग, नाइट्रोजन का अलग इतना, ऑक्सीजन का इतना, CO2 का इतना गैस कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है कि इनका मिक्सचर बनाया गया, भाई मिक्सचर का कितना होगा, मिक्सचर का कितना होगा। अब देखो आपको पता है क्या बताया कि N नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना है, कितना उस मिक्सचर में नाइट्रोजन का कितना मास है, टोटल मास का 0.6, ये तो टोटल मास है, ये टोटल मास है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का, ये टोटल, ये मास है नाइट्रोजन का, तो 0.6 ऑफ टोटल मास। टोटल मास में मान लेता हूं कितना है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज। अब उनका टोटल मास होगा ना कुछ, उन तीनों मिक्सचरों को किसी अगर कंटेनर रखें तो उसका एक टोटल मास निकल के आएगा, तो उसके टोटल मास का 0.6 उसमें नाइट्रोजन है, तो मैं कह रहा हूँ 0.6 ऑफ टोटल मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया किसका, किसके मोल्स हो गए, नाइट्रोजन के। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे 0.3 ऑफ टोटल मास इतना, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही किसका CO2 का मोल्स होंगे, तो 0.1 ऑफ टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने होंगे फिर, टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स क्या हो गए, N इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ CO2।
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ CO2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। ठीक है, समझ गए ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। n इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट उस मतलब इन मिक्सचरों का टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके बराबर होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इन तीनों को ऐड करने पर आएंगे नहीं आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये 0.6, मास को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 0.3 मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 0.1 मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 n। ठीक है, अब यहां से ये आ गया। अब आपको पता है, क्या पता है, PV इक्वल्स टू हमको n r T। एक तो आइडियल गैस की इक्वेशन है ये, आइडियल गैस की इक्वेशन एक ये होती है और क्या होती है, एक होती है PV इक्वल्स टू mRT, एक ये होती है mRT और nr/T। जहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स करते हैं ना तो वहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर हम मास काउंट करते हैं तो वहाँ गैस कांस्टेंट आ जाता है। समझ गए? तो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है और मास और गैस कांस्टेंट आता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये n निकल के आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, mR इज इक्वल्स टू nr/। यही तो हुआ, mR इज इक्वल्स टू nr/। ठीक है, तो mR n की वैल्यू ये रख दूं, ये वाली m 0.6, तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28 प्लस 0.3, ऑक्सीजन कितना होता है 32 प्लस 0.1, इसका कितना होता है 44। 28 32 44। ठीक है, और ये क्या हो गया r/। की वैल्यू कितनी होती है 8314। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से गैस कांस्टेंट क्या आ गया, मिक्सचर का गैस कांस्टेंट क्या आ गया, सॉल्व करो। यह आ गया 274.99 जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन निकालना था ना हमको, 274.99 जूल पर केजी केल्विन। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर। देखो मैंने क्या, यहाँ पर दो इक्वेशन होती है, PV इक्वल्स टू mRT और PV इक्वल्स टू nr/T। अब भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो तीनों का सेम होगा। मतलब अगर किसी गैस, अगर हम उस पूरे क्लोज सिस्टम की बात करें, प्रेशर वॉल्यूम nr/T और प्रेशर वॉल्यूम mRT भाई, ठीक है। तो प्रेशर जितना उस, अब जैसे किसी कोई एक सिस्टम है, अभी कह रहा है कि है द फॉलोइंग कंपोजिशन, मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। P क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो भाई एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम होगा ही, जितना इस केस में होगा उतना केस में होगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अगर पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो nr/bar इक्वल्स टू mR होगा, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेट कर लेंगे mR nr/bar। अब ये इन चीज़ों का कोई यूज नहीं था, मैंने ऐसे निकाल के बता दिया, ये ना निकालो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कि जो मैंने ये अलग अलग गैस कांस्टेंट निकाले ना, इसका कोई यूज नहीं था, मैंने निकाल दिए बताने के लिए ऐसे ही कैसे निकालते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, कमेंट करना, किसी भी क्वेश्चन में ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब, पक्का, ठीक।